एक्सेल फाइल था खुल से ना। ओके, पहले सुन लो आज हम लोग का टॉपिक जो है दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस में जाने से पहले सबसे बात तो पहले ये करना है आप लोग से कि आप लोग एचयूएफ को पहचानते हो? कौन सा फैमिली को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माना जाएगा, ये बात आपको पता है? सर, वो फैमिली जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन नंबर 1 था कि हिंदू लॉ को फॉलो करेगा, सारा मेंबर जो था वो एक ही फैमिली का होगा, एंड थर्ड देयर मस्ट बी अ कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन बिजनेस। अच्छा, ये कॉमन प्रॉपर्टी कॉमन बिजनेस का बात इसलिए बोला गया था कि सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस का हम लोग का कोई दूसरा लॉ बना है कि इनकम टैक्स ने बनाया है? तो इनकम टैक्स का लॉ बनाने के पीछे एक ही रीजन है कि आपसे इनकम टैक्स लिया जाए। और तो इनकम टैक्स किसके ऊपर ले जाएगा? इनकम के ऊपर ले जाएगा। तो एचएफ के जो कॉमन प्रॉपर्टी वाला जो कंडीशन है ना, या कॉमन बिजनेस वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन इनकम टैक्स वालों ने इसलिए बनाया ताकि उससे इनकम और टैक्स लगे। तो अभी तक आप जो रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे उसमें हर एक चीज में एक ही कॉमन था, वो डेज कि इंडिया में आप कितना दिन हो। समटाइम्स 182 डेज था, समटाइम्स 60 डेज था, समटाइम्स 4 साल मिला के 365 डेज था, और क्या था 10 साल में 2 बार रेसिडेंट था, और 7 साल में 730 दिन। हर एक चीज में एक ही कॉमन था, वो है डेज। और ये डेज इसलिए हो पा रहा था बिकॉज आप लोग एक इंडिविजुअल को ट्रेस कर रहे थे। लॉजिक समझ के हाँ ना बोलना, ठीक है? ये डेज इसलिए पॉसिबल हो रहा है बिकॉज आप ट्रेस किसको कर रहे हो? इंडिविजुअल को। तो इंडिविजुअल कहाँ कितना दिन है ये बात तो सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है व्हाट अबाउट द फैमिली। सर, फैमिली एक साथ थोड़ी रहेगा। हाँ, हम साथ साथ है का मतलब क्या? सब कुछ साथ साथ ही होगा, अलग अलग ही तो होगा ना सब कुछ। मतलब सब लोग अलग अलग रह सकते, इट्स नॉट यूनाइटेड बाय द फैमिली। तो आप फैमिली का जब रेसिडेंशियल स्टेटस देखने जाओगे तो ये डेज वाला लॉजिक तो काम नहीं करेगा। अगर डेज वाला लॉजिक लगाने जाओगे तो कौन सा मतलब इंडिविजुअल के ऊपर लगाओगे? क्या कर्ता के ऊपर लगाना है कि मेंबर्स के ऊपर, किसके ऊपर? कंफ्यूजिंग वाला लॉ है। तो अभी से जितना सारा लोग है, मतलब जितना सारा हम लोग का रेसिडेंशियल पढ़ने जाएंगे, डेज और आपको परेशान नहीं करेगा, या फिर कुछ और चीज और कॉन्सेप्ट आएगा। वो क्या है? वो है पावर, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ये सब चीज। तो आज कोई भी बिजनेस का बात अगर आप करो तो बिजनेस के अंदर तो मैनेजमेंट तो होता है, जो लोग डिसीजन लेते हैं, और मैनेजमेंट को कंट्रोल भी किया जाता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या आगे चल के हम लोग जब पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो ऑलवेज दो ही बात को लेकर चर्चा होगा कि कंट्रोल ऑफ अफेयर्स एंड मैनेजमेंट, ये कहां से टेक केयर हो रहा है। कोई भी कंपनी का या कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कहां से हो रहा है? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स इंडिया से हो रहा है तो ही उस चीज को हम लोग क्या मानेंगे? इंडिया में रेसिडेंट मानेंगे। तो आप लोग दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोग का? कि इंडिविजुअल जो था तब उस टाइम हम लोग क्या लिए थे? डेज लिए थे, 1 2 3 करके। डेज आपको याद भी हो गया होगा, इतना बार क्या रिविजन किए आप लोग तो बोल ही रहे हो। 60 दिन होना चाहिए, 365 डेज भी होना चाहिए, समटाइम्स 182 डेज होना चाहिए। तो ऑलवेज डेज इसलिए पॉसिबल था बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल। लेकिन बात जब इंडिविजुअल से हट के कंपनी में शिफ्ट हो रहा है, बात कहां से हटे कहां शिफ्ट हो रहा है? इंडिविजुअल से हट के जब कंपनी से शिफ्ट हो रहा है सर, या फैमिली में शिफ्ट हो रहा है, तो सर ये बात तो काउंटिंग और पॉसिबल ही नहीं है। तो फैमिली का स्टेटस आप देखने का जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा फैमिली का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स वो कहां से हो रहा है। जैसे बोलूं सर, फैमिली का क्या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स कहां से हो रहा है? तो लॉ ये बोलते हैं कि अगर कोई हिंदू कोई अनडिवाइडेड फैमिली का, आई रिपीट गाइस, कोई अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स अगर होली और पार्टली इंडिया से हो रहा है तो वो फैमिली को इंडिया में क्या पाया जाएगा? रेसिडेंट पाया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है सर, ये मैनेजमेंट क्या होता है और कंट्रोल भी क्या होता है? तो मैनेजमेंट मतलब वो मैनेजमेंट होता है जो डिसीजन लेता है। यार ऑफिस में ना हर तरह का मैनेजमेंट होता है जिसको हायरार्की बोलते हैं। तो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिलायंस क्या करेगा ये बात रिलायंस से कौन तय करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ये लोग तय करेंगे। तो ये होता है मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? और कंट्रोल का मतलब होता है एक्चुअली कंट्रोल करना। ये दोनों चीज मतलब कोई फैमिली अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या उसका मैनेजमेंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, फुल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट का कोई पार्ट, तो उस फैमिली को इंडिया में क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। इन शॉर्ट ये बात बोला जा रहा है कि कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस मैटर अगर इंडिया से टेक केयर किया जा रहा है, होली करे तो बात ही खत्म, अगर थोड़ा सा भी किया जा रहा है तो वो फैमिली को इंडिया में क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा।
बात समझ में आया? देखो याद रखने के लिए तो बहुत ही इजी है, बिकॉज यहाँ पे डेज काउंट तो है नहीं, 182 डेज 60 डेज ऐसा कोई झमेला नहीं है। दो शब्द, क्या दो शब्द है वो? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलो पहला लाइन दिख रहा है, लिख लो। आई थिंक सो, या ये वाला, हाँ खाली इतना तक लास्ट से दिख पा रहे हो? प्रोबीर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बड़ा करूं? अनिश थोड़ा जूम करूं? हाँ यार रिक्वेस्ट करो ना यार, आप लोग क्यों उतना, हम है इधर छोटा बड़ा करने के लिए। तो बाकी शहर क्या दूसरे जगह के लोग होता है? हाँ तुम लोग भी गजब हो यार, गजब हम क्वेश्चन कहते हैं मुझे। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा एक सेकंड, आप लोग कहाँ तक लिख रहे हो पता है? ये वाला, हाँ ये मत लिखे, फर्दर वाला मत कॉपी करिए, इतना तक करिए। प्रोएक्टिव बच्चे लोग थोड़ा सा नॉर्मल स्क्रीन करो, ठीक है? स्क्रॉल तो स्क्रॉल करो, मतलब दिखाई नहीं दे रहा? क्यों? अरे नीचे का लिखने का दरकार नहीं यार। अभी ठीक है? जो लोग लंबे हो तो पीछे बैठना यार, तुम लोग पीछे लोग बैठ नहीं पा रहे दूसरे के लिए। अनिश को देखो पीछे बैठा है। शुभम समझ में आ रहा है? आज कैश फ्लो समझ में आया था? वो टैक्स वाला प्रोविजन एडजस्टमेंट करना था, फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर्मेट को याद रखिएगा तो हो जाएगा। फॉर्मेट में क्या था? टैक्स कितना पे कर रहे, लेस होगा, प्रोविजन ऐड होगा, ओपनिंग क्लोजिंग, बस लेस का ही तो कहानी था। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया आप लोग का? इट्स अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है जो डिसीजन लेता है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहता है। आईसीए का क्या होगा, ऑनलाइन क्लास की ऑफलाइन क्लास होगा, ये सब जो डिसीजन होते हैं हम लोग नहीं लेते। आपको क्या लगता है कि हम लेते हैं? ये डिसाइड करें चलो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं? कोई लेने वाला है जो मुझे फॉलो करना होता है। मेरे कैसे उल्टा है, चलो चलो ठीक है, फिर भी एक्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। एनीवे तो जो भी, चलो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड ही अच्छा है, आई थिंक दोनों मोड ही होना चाहिए क्लासेस का। तो गाइस कंट्रोल का मतलब एक्चुअल कंट्रोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या है? एनीवन इन द क्लास? हाँ रियल में इसको कंट्रोल, किसी को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? इसको कंट्रोल नहीं बोलते सर, कुछ और बोलते हैं। हाँ बस में करना, साधु बाबा है क्या? बस में कर लेगा। अच्छा अगर आप बुरा नहीं मानो तो एक एग्जांपल दूं तो आप लोग समझ जाओगे। नहीं ये किसी के ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है, ये यूनिवर्सल एग्जांपल है। अच्छा एग्जांपल हम तय करें, मुझे तय करना तो ठीक है। कंट्रोल का ये जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग सब लोग समझ पाओगे या कुछ लोग समझ नहीं पाओगे, बट एनीवे एक्चुअल कंट्रोल का मतलब होता है आपके पास पावर भी है और आपको यूटिलाइज भी करना है। गाइस दो तरह की चीजें, आपके पास पावर है आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, बट एक्चुअल कंट्रोल का मतलब होता है आपके पास राइट भी है और आप उसको यूटिलाइज भी कर रहे हो। सर ये कितनी भी भाषा बोलेंगे तो थोड़ा सा आप लोग का दिमाग से बाउंस करेगा, ठीक है? तो एक सिंपल सा बात बोलते हैं, आई थिंक आप लोग बुरा नहीं मानते मेरे बात को, ठीक है? जो लोग रिलेशनशिप में हो वो लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे कंट्रोल का मतलब क्या है, ठीक है? क्लियर? और जो लोग सिंगल हो ऑल द वेरी बेस्ट, जब आप लोग मिंगल हो गए तो ठीक है, चलो ठीक है। चलो हेडिंग करो, नेक्स्ट हेडिंग करो। ये वाला पॉइंट लिखो, ये वाला पॉइंट। अच्छा सुनो सुनो सुनो,
इंडिविजुअल केस में हम लोग दो चीज पढ़े थे, नंबर 1 रेसिडेंट, नंबर 2 नॉन रेसिडेंट। जब रेसिडेंट पाया गया था, दो चीज और पाया गया था ना हम लोग का, एक ऑर्डिनरली और दूसरा था नॉन ऑर्डिनरली। तो एचयूएफ में आप लोग ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हो, एचयूएफ कब रेसिडेंट होगा, कब नॉन रेसिडेंट होगा। जब एचयूएफ रेसिडेंट पाया जाएगा तो फर्दर उसके भी तो क्लासिफिकेशन होना चाहिए ना। तो एचयूएफ का जो करता है, कौन है करता, वो जो अलकनंद जी टाइप जो होते हैं, बुजुर्ग, सबसे जो सीनियर मोस्ट एचयूएफ करता का एक लिमिट होता है, सबसे सीनियर मेंबर जो होगा बाय डिफॉल्ट वही करता रहता है, ठीक है। उनके गुजर जाने के बाद जो सबसे एल्डर सन होता है फैमिली का, उसके पास वो पावर जाता है। तो वो जो करता है, अब करता अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कर्ता का एचयूएफ को इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। कर्ता कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वही दो कंडीशन, कौन सा दो बोलो तो, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट और 7 साल में 703, याद रहेगा। तो फाइनली डेज आ ही गया, और डेज तब आया जब कर्ता कब आता है। जब बात फैमिली तक था तब कोई डेज का कंफ्यूजन नहीं था, जैसी बात इंडिविजुअल के ऊपर आ गया तब कहां पे बात चला गया, डेज पे। और ये डेज ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि 730 डेज कितना साल में, 7 साल में, और 10 साल में कितना, तो आप इंडिया में क्या पाए जाओगे, रेसिडेंट पाए जाओगे। वही बात लिखा है देखिए ऊपर। अच्छा 6 मतलब वही दो कंडीशन का, ठीक है। हम लोग सेक्शन मेंटेन नहीं कर रहे, बट उसका मतलब वही है, 6 का जो दो कंडीशन का, दो कंडीशन क्लियर है ना आप लोग का। 10 साल में कितना बार, 2 बार, और 7 साल में 703। ये कैलकुलेट करना आता है ना आप लोग को, प्रीवियस ईयर छोड़ के पहले 7 साल को टोटल करना है। आपको बोला गया था ना कि दो कंडीशन के अंदर कोई एक पहले ट्राई करो, अगर कोई उसी में पास नहीं करे तो दूसरा देखने का दरकार ही नहीं है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट किए, 10 साल वाला कि 7 साल वाला, 7 साल वाला से स्टार्ट किया, बिकॉज वो क्लियरली एविडेंट था। 7 साल का जोड़ो, जोड़ के देखो 730 से ज्यादा है कि कम है, कम है तो दूसरा कंडीशन चेक करने का दरकार ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, तो डिस्क्वालीफाई कर गया ना। एनीवे ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। सबको समझ में आया। आज ये कंप्लीट करेंगे हम लोग, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर कंप्लीट करने, फिर हम लोग हेड्स ऑफ इनकम में जाएंगे। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट, हेड्स ऑफ इनकम, जहां पे सारा मजा तो है उसमें। ए ट्विन ब्रदर्स तुम लोग को समझ में आ रहा है, ऑयन शायद क्या 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 विश्वजीत के लिए, देवज्योति, देवज्योति कंप्लेन कर रहे पब्लिक, देख लो देख लो, अभी तो दिखाई दे रहा है। अनेश वो लाइन लिखने बोले, इतना कौन झांक रहा है, ये तो थे, ये दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा वहां से, तो इधर नीचे क्यों देख रहे हो तुम, कुछ तो थे क्या, कुछ भी। अच्छा आगे बढ़े, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और कंपनी हेडिंग करो, हेडिंग करना खाली प्लीज, कुछ छापना मत, ओनली हेडिंग करना। इसलिए मैं नोट्स देख के नहीं पढ़ा था, एक्चुअली ये चौरंगी में एक क्लास पहले हो चुका है, इसलिए मेरे पास लिखना नहीं पड़ रहा है, ताकि तुम लोग ना जल्दी जल्दी कॉपी कर लेते हो। ये खाली इतना हेडिंग करो, स्टेटस ऑफ कंपनी, क्या जिसको भाई जितना बोले उतना लिखो, पूरा मत लिखने जाओ। क्यों बेवजह रॉबिनहुड बन रहे हो। हाँ मैडम, प्रियंका मैडम क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या बोल रहे हैं बोलिए, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या है बोलिए। तो पंकुड़ी मैडम से बेटर हम समझा देंगे। अब बोलिए ठीक है, अब उनसे को पूछ रहे हो, ठीक है मैडम आपको समझ में आ रहा है। अब फाइनली ये क्लास कितना दिन, ये क्लास कितना दिन, 3 दिन 4 दिन, हम कुछ नहीं बोल रहे, आप स्टेटस चेक करिए एक बार, 2020 साल से जो आपका स्टार्ट हुआ है और ये 2021 तक जो चल रहा है, इसलिए पूछ ले रहा हूँ कितना दिन। चलो कोई बात, ऑनलाइन क्लास जो विषय कर ली हो ना, ए स्टार्ट करें बोलना। कंपनी का बहुत ही धांसू टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर पूरा समझना चाहोगे तो मैं पूरा चीज बताऊंगा, अगर आप लोग को फील आता है सुनने में तो, ठीक है। तो सर कंपनी दो तरह का पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। क्या क्या, एक है फॉरेन कंपनी और दूसरा है हम लोग का देसी कंपनी, ठीक है। इंडियन कंपनी जो है वो कभी भी नॉन रेसिडेंट हो ही नहीं सकता, क्यों, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इंडियन कंपनी पूरा दुनिया में फैल जाए बहुत अच्छा बात है, मेड इन इंडिया सारा दुनिया में दिखेगा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, याद रखने बात को।
अब इंडियन कंपनी किसको बोला जाएगा? जिसका जन्म इंडिया में हो, द कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। टाटा ग्रुप्स, रिलायंस, ओके, और क्या नाम लूंगा तो खत्म नहीं होगा। तो ये सब चीज तो इंडिया में भी नहीं है, बाहर भी है। तो अच्छा, एसबीआई का बाहर भी ब्रांच है, पता है ना आप लोग को? आईसीआईसीआई क्या लगता है खाली इंडिया में है? बाहर में भी है। तो ये सब बैंक कहाँ पे पैदा हुआ? इंडिया में। तो ये पूरा दुनिया पे अगर फैल भी जाए ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे? रेसिडेंट इंडिया ही मानेंगे। अच्छा, दो शब्द आप लोग सुने होंगे, आप बोलते भी हो कभी कभार, सर मुझे एमएनसी में जॉब चाहिए, एमएनसी में जॉब चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएनसी? वो फुल फॉर्म था, दैट यू नो। अच्छा, और एक होता है आईएनसी, इंटरनेशनल कंपनी। नाउ इंटरनेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी बता दो, दोनों का अंदर नेशनल है, ठीक है? अब डिफरेंस बताओ, ठीक है? बोलो, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल में डिफरेंस क्या है? बोलो। मल्टी मतलब मल्टीपल फॉरेन में होगा। बोलो। अच्छा, और कोई हाई फाई डेफिनेशन? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी जवाब दे सकते हो प्लीज। अच्छा, टीसीएस इंटरनेशनल है कि मल्टीनेशनल? टीसीएस का जन्म कहाँ पर? यूएस में हुआ है। ये तो इंडिया नहीं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, किसको लगता है कंसिडर्ड इंडिया में हुआ है? हाँ, गूगल करो, इंडिया का नहीं है वो। अच्छा, फेसबुक, फेसबुक इंडियन कंपनी है। क्यों? बंगाली में कमेंट लिख सकते हो तुम। होता है नहीं है इंडियन, बाहर का है। पता है ना, बाहर का है। तो जो कंपनी का पैदा बाहर में हुआ है और उसका सारा देश विदेश में ब्रांच है, उसको हम लोग बोलते हैं एमएनसी। और इंटरनेशनल का मतलब होता है जो है देसी बट बाहर भी फैला हुआ है। सर, इंटरनेशनल का मतलब होता है जहां से इंटर आई मीन आउटसाइड इंडिया कनेक्टिविटी होता है, ठीक है? जैसे कि बता दे रहा हूँ, हम लोग का जो एयरपोर्ट है उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि आप वहां से बाहर जा सकते हो, इंडिया के बाहर जा सकते हो, ठीक है? हम लोग का जो कोलकाता स्टेशन है, नॉट हावड़ा, नॉट सियालदह, वो इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन माना जाता है। क्यों? पता है? क्योंकि बांग्लादेश का ट्रेन जाते हैं वहां से। तो जहां जहां विदेश का कनेक्टिविटी होता है उसी को इंटरनेशनल माना जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंपनी, सुनो सुनो गाइस, कंपनी का बात यह है, जो कंपनी इंडिया में जन्म लिया, मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, वो ऑलवेज क्या माना जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया ही माना जाएगा। और जिसका जन्म बाहर हुआ है वो होगा फॉरेन कंपनी। तो पढ़ना क्या है पता है हम लोग को? पढ़ना भी ये है कि फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट कब माना जाएगा। सर, इंडियन कंपनी को रेसिडेंट मानना ना मानना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है रेसिडेंट ही, उसको पीछे छोड़ दीजिए। ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये जो एचएसबीसी है, बीएमडब्ल्यू है, एप्पल जो है कंपनी की बात कर रहा हूं, ये सब कब इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा? क्या इंडिया में हर एक किसी के पास आईफोन आने से इंडियन कंपनी बन जाएगा? बहुत लोग का ये सोच है कि एप्पल जब बैंगलोर में जब मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगा तो एप्पल का दाम शायमी जैसा हो जाएगा। लोगों का है सोच, ठीक है? तो वही दिन रह गया था एप्पल का कि 10,000 में एप्पल फोन बिकेगा, ठीक है? चलो हम तो फिट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सबको पता है, बट लोग ऐसा, बहुत सारे लोग हैं जो इसको सोच रहे थे कि बीएमडब्ल्यू अगर बॉम्बे में मैन्युफैक्चर होता तो बीएमडब्ल्यू नैनो को भावे बिक जाता। वही दिन रह गया था बीएमडब्ल्यू वालों को, ठीक है? अच्छा, एनीवे, आपको ये तो कंफर्म है कि ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने पे दाम कम नहीं होगा। ये जो आप सोचते हो ना कि एप्पल का फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होने पे दाम कम हो जाए, नथिंग लाइक दैट। हाँ, कुछ डिस्काउंट वगैरह तो मिलेगा, बट ऐसा मत सोचो कि 1 लाख का फोन सीधा 40 में आ जाएगा। तो सर, दुबई वालों को कैसे मिलता है? दुबई के लिए स्पेशल चीज बनाता है वो। दुबई का बात ही अलग है, हर एक कंपनी दुबई के लिए अलग प्लान बनाता है। कैसे? नॉर्मल बीएमडब्ल्यू जो होता है वो नॉर्मल बनता है, दुबई के लिए पूरा गोल्ड का बनाता है, क्योंकि वहां पे खरीदने वाला है। तो बनते कस्टमाइज वाला बन जाता है उन लोग के लिए, ठीक है? एनीवे, वो कंट्री वाइज वेरी करता है। सो गाइस, अभी जो चीज हम लोग को समझना है वो ये है सर कि फॉरेन कंपनी इंडिया में कब रेसिडेंट माना चाहिए, ठीक है? बोले क्या कब होगा? इसमें ना दो नियम है। एक नियम जो ऑलरेडी था, जो सबसे बकवास नियम था, मुझे आज तक वो नियम का कोई एबीसीडी समझ में नहीं आया। दूसरा नियम जो मोदी जी ने बनाया, तो मोदी जी वाला नियम बहुत हाई फाई यार, नियम सुन के हो, नियम हो तो ऐसा,
यार आप चाहते ना चाहते भी इंडियन हो ही जाओ। आइए सुनते कैसे नियम है, बट प्रॉब्लम यही है अभी तक उस रूल का एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो हम लोग को दोनों ही पढ़ लेते हैं। पोएम तो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ ना, पोस्टपोन्ड ही है ना, बिकॉज अभी डेट डिले नहीं होने वाला है, मतलब हुआ तो नहीं है ना अभी। सर सुनो, इसको बोलते हैं दिमाग। पुराना नियम ये बोलते हैं कि कोई विदेशी कंपनी का, फॉरेन कंपनी का अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, जो आप एचयूएफ के लिए पढ़े थे सेम वही बात है, अगर होली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो तो, मतलब बीएमडब्ल्यू इज अ जर्मन कंपनी, तो बीएमडब्ल्यू जर्मन में इनकॉर्पोरेट हुआ है, बट बीएमडब्ल्यू का मैनेजमेंट एंड सब कुछ इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। व्हाट अ जोक। ठीक है, तब जाके ये बीएमडब्ल्यू को इंडिया में रेसिडेंट में कोई करेगा ऐसा? ये दिन के लिए करेगा वो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट करके और इंडिया से ऑपरेट करेगा। अब ये इस बात जब हम लोग बोलते हैं, ये बात में ना कंफ्यूजन और एक क्रिएट होता है। सर इंडिया का मतलब क्या है? आप लोग को इंडिया का डेफिनेशन पता है? सर आप लोग गोल्ड मूवी देखे हो? अक्षय कुमार वाला गोल्ड मूवी, ओपनिंग सीन याद है किसी को? ओपनिंग सीन, इंडिया जब खेलने गया था वो इंडिया का नाम से नहीं गया था, वो गया था ब्रिटिश इंडिया के नाम से गया था, जो जर्मनी के साथ जो फाइनल, और वो रियलिटी हुआ था, वो कोई स्क्रिप्टेड सीन नहीं था। ध्यानचंद जो था उसने सच में उतना गोल किया था, और हिटलर आके पूछा था कि तुम ज्वाइन करोगे, बस हिटलर दैट टाइम वाज अ रूलर था पूरा वर्ल्ड का। ओके, तो उस टाइम पे जो इंडिया था वो तो हम लोग का था ही था, वो तो ब्रिटिश का था। तो इन 1947 से पहले भी तो बहुत सारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ कि नहीं हुआ है? क्या सारा कंपनी 1947 के बाद हुआ है क्या? अच्छा, हम लोग का फेवरेट कैलकट यूनिवर्सिटी क्या 1947 के बाद हुआ है? उससे पहले ही हुआ है। तो क्या लंदन वाला बन गया क्या? मतलब सीयू से आप लोग ग्रेजुएट, मतलब कैम्ब्रिज का बन गए हो आप लोग? ऐसा स्टेटस है क्या हम लोग का? ऐसा तो नहीं है ना, बट बनाया तो वही लोग था। ठीक है, तो गाइज देश आजाद होने के बाद, मतलब 1947 के बाद जो हम लोग का इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, हर एक कंपनी को दोबारा इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ा, जिसका ऑलरेडी पहले से था। अब यहाँ पे कोलकाता में इस डालो से इस एरिया में भी ऐसा बहुत सारा कंपनीज आपको दिखेगा जिसका 1947 से इनकॉर्पोरेशन था, बट इंडिया आजाद होने के बाद फिर से लेना पड़ा। तो कुल मिला के बात यही हुआ कि इंडिया मतलब प्री इंडिपेंडेंस से या पोस्ट इंडिपेंडेंस से जो लोग इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं, वो सारा इंडिया में क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। बात खत्म, वहां पे कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, चाहे कितना भी आप करोड़ों अरबों का कंपनी क्यों ना हो। लेकिन बात है उल्टा। उल्टा मतलब ये जो फॉरेन कंपनी है जो बिजनेस इंडिया में कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको क्या लगता है अगर रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू के हिसाब से इंडियन कंपनी ज्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं कि बाहर वाला ज्यादा करता है? सर अगर सेक्टर वाइज जाओगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से लेके जाता है बाहर वाला ही। कौन लेके जा रहा है? चाइना लेके जा रहा है, ऑब्वियस सा बात है। अब कोई भी टेक्नोलॉजी का सामान लेको, सबके अंदर देखना मेड इन चाइना डायरेक्टली आ ही जाएगा। ठीक है, तो गाइज हम लोग चाहते ना चाहते भी नहीं कर पा रहे। तो इंडिया में कहा कौन सा वाला होता है सर? सीमेंट, ये सब वगैरह जो है, कुछ इंडस्ट्री स्टील वगैरह, ये मेड इन इंडिया है, ऑल दैट। तो सर आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कंपनी है, बैंक या एचएसबीसी जो बैंक है, ये इंडिया में कब रेसिडेंट पाया जाएगा, ये है क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, जब इन लोग का, कौन लोग का, जो फॉरेन कंपनी है, इन लोग का क्या चीज कंट्रोल, साइलेंस करो प्लीज, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका है भाई? साइलेंस करो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जब इंडिया से कंट्रोल होगा फुल्ली, तो इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन आप लोग बोले इस बात का कोई बेसिस है? यूएस में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करके आपको लगता है कि वो इंडिया में आके आपका मैनेजमेंट करेगा? आप लोग करोगे? सिंगापुर में कोई कंपनी स्टैब्लिश करके लग रहा है कि इंडिया से पूरा मैनेज करेगा वो? सर आज तक तो कोई नहीं किया ऐसा। तो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेशन का मतलब कॉर्पोरेशन इंडिया में ही करो फिर। रूल पहले यही था, मतलब जो रूल से फॉरेन कंपनी कभी इंडिया वाला होगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सर अगर ऐसा हुआ तो अभी रूल क्या है? तो ये रूल अभी अमेंड होकर कुछ ये हुआ, बोला ये गया है। अच्छा, रूल अमेंड से पहले मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा। इंडिया जो देश हम लोग का है, मेरा भारत महान जो है हम लोग का, ये डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग नेशन? आपको पता है ना, डेवलपिंग, डेवलप, अंडर डेवलप क्या डिफरेंस है? यूएस को क्या बोलोगे? यूएस को क्या और डेवलपमेंट बाकी है वहां पे? सर जो कल्चर हम लोग अभी देखते हैं 90s के टाइम पे वहां पे होता था, 80s के टाइम से भी होता था। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि कोई भी जगह को हम लोग अगर डेवलप बोलेंगे तो उसके पीछे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का?
आज हम लोग का जो मेट्रो सिटी बोलते हैं, अच्छा कितने लोग ये समझते हो, फ्रैंकली बताना, कोई इधर उधर का बात नहीं है, कि मेट्रो सिटी का मतलब ये होता है जहां पे मेट्रो रेल है? ऐसा कितने लोग को लगता है? कोलकाता इज मेट्रो सिटी बिकॉज कोलकाता में मेट्रो है, चांदनी चौक वाला मेट्रो, ठीक है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटी मतलब मेट्रो रेल से होता है? तो आप लोग के लिए जानकारी के लिए बोल दो, दिल्ली में मेट्रो था नहीं शुरू से। हाँ, दिल्ली में मेट्रो आया था 2003 से। अच्छा, बॉम्बे में मेट्रो रिसेंट चालू हुआ है, और चेन्नई में मेट्रो भी रिसेंट चालू हुआ है। कोलकाता सबसे ओल्डेस्ट इंडिया में जहां से मेट्रो चलता है। ऐसा कॉन्सेप्ट किसी का जहाँ पे मेट्रो रेल पाया जाता है वो मेट्रो सिटी है? तो जयपुर को भी मेट्रो सिटी बोलते हैं, वही मेट्रो। हैदराबाद सब जगह मेट्रो चलता है। तो सर आज इंडिया में अगर सबसे डेवलप्ड सिटी का बात अगर करोगे, अगर म्यूनिसिपैलिटी हिसाब से अगर जाओगे तो नंबर 1 रैंक आता है पुणे म्यूनिसिपैलिटी। और अगर सिटी के हिसाब से जाओगे तो सबसे नंबर 1 अभी आ रहा है गुड़गांव, इज नंबर 1, ठीक है। मतलब रिलायंस का हेड ऑफिस बोलो, टीसीएस का हेड ऑफिस बोलो, सब गुड़गांव पे। गुड़गांव, गुड़गांव एनसीआर, एनसीआर गुड़गांव एनसीआर के अंदर आता है ना, एनसीआर में। तो आज एक बात बताओ, ये सब जगह को हम लोग इतना इज्जत क्यों देते, मतलब इतना लोग क्यों बोलते कि हाँ जगह हो तो ऐसा? बॉम्बे अगर कभी गए हो तो बॉम्बे जो अभी देख रहे हो ना, मतलब ये जो फ्लाईओवर वाला कल्चर जो कोलकाता में अभी हम लोग देख रहे हैं, बॉम्बे में देखना 80s का मूवी में देखना, वो सब चीज ऑलरेडी हो चुका है। तो बॉम्बे तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसके बाद डेवलप क्या करना बाकी है? अब समंदर से नीचे से अगर कुछ हो जाए तो वो डेवलप हो, वो अरेबियन सी जो है बॉम्बे का, ठीक है। बाकी जो है बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, ये सब तो डेवलप हो रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? एक ही चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो मानते हो ना। कोलकाता का अगर आप न्यू टाउन एरिया का कभी देखोगे जाके रिसेंटली, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर मेट्रो कनेक्ट हो जाए तो और डेवलप हो जाएगा। तो घूम फिर के बाद कहाँ आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो आप एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, जो पावर का दरकार है, ये हम लोग इंडिया से हो पाता है कि बाहर का हेल्प लेना पड़ता है? अभी जो इनोवेशन जो हुआ है सबसे पहले, जो गंगा जी के नीचे से जो मेट्रो कनेक्टिविटी बनाया गया, टनल जो बनाया गया है, ये तो जापानीज टेक्नोलॉजीज है ना, जो वहां से लेके आया गया। तो ये भी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सरकार ये समझते हैं कि जब तक फॉरेन वालों को देश में नहीं बुलाओगे, तब तक आपका देश डेवलप नहीं होगा। किसी भी कंट्री का देख लो, वही बात है, ठीक है। तो सर फॉरेन वाला आपके पास ऐसा क्यों आएगा? कोई तो रीजन होना चाहिए आने का। अब बुला हुआ आ जाएगा थोड़ी होगा। तो ये बात मोदी जी का दिमाग में जब सत्ता में आ रहा तभी से था। और उनका एक प्रोजेक्ट भी था मिशन 2020, जहां पे एक कॉन्सेप्ट था स्मार्ट सिटी डेवलप करने का। तो सुना हो ना, स्मार्ट सिटी बनाना एंड ऑल दैट। अहमदाबाद इज अ स्मार्ट सिटी, जयपुर इज अ स्मार्ट सिटी, ऐसे करके स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट बनाए थे। तो गवर्नमेंट को ये लगता है ऑलवेज कि जब तक कोई सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो उस लेवल पे जाके, तब तक उस सिटी को लोग उतना मतलब पूरा वर्ल्ड में उतना रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, मानो या ना मानो, बात तो सही है। ये सर नो। तो सर आज ये जो बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट जो इंडिया में 2 साल पहले जो रेलवे बजट में प्रपोज किया गया था, वंदे भारत जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया का अभी का, और जो टैल्गो ट्रेन, ये सब जितना सारा रेलवे का इनोवेशन किया गया सब तो विदेशी लेके आ गया है। तो विदेशी इन्वेस्टमेंट आना पड़ेगा। तो मोदी जी का मानना ये है कि सर देखो, प्यार से बुलाएंगे आने के लिए, अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो अगर आ गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कैसे नहीं छोड़ेंगे? रूल चेंज कर देंगे। मतलब अभी नियम ये है कि कोई भी फॉरेन कंपनी का, देखो देसी कंपनी के लिए तो कोई डिबेट नहीं है, वो तो कुछ भी करे है तो देसी। तो फॉरेन कंपनी के लिए झमेला हो रहा है ना। तो आज कोई भी फॉरेन कंपनी, मतलब जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन बाहर हुआ है, वो कंपनी अगर इंडिया में आते हैं, रादर उसी कंपनी का पोएम, पोएम मतलब वो कविता वाला नहीं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में पाया गया, तो उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा। और आपको ये बात सबको पता है कि एक बार अगर रेसिडेंट इंडिया में पाया गए, तो चाँद पे जाके भी इनकम करोगे, टैक्स किसको देना पड़ेगा? इंडिया को देना पड़ेगा। बात हुआ था ना, 3 केस लिखे था ना लास्ट क्लास। तो जो ओआर जो था बच गया था, वो हर हाल में वो बच रहे फंस गया। मतलब इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं था लास्ट वाला केस में। अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जो दे रहा है वो बाहर का है, लेकिन टैक्स इंडिया में ले रहा है। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में क्या पाए गए हो? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो कंपनी का तो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी नहीं होता है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ही होगा। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में रेसिडेंट पाया गया, तो वो जहां जहां जो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका सब में टैक्स कौन लेने जाएगा? ठीक है। तो आप एक बात बोलो, कुछ किए ही नहीं हो आप, इंडिया में अगर रेसिडेंट पाया गया हो और आपको छोड़ा नहीं जा रहा, तब क्या सोचोगे? भाई बिजनेस स्टार्ट कर लेते,
अगर टैक्स तुम लोग को देना है तो पैसा भी तुम ही लोग से लेंगे, अपना जेब से क्यों दे। तो मोदी जी का टारगेट था ये कि एक बार इन लोग को इंडिया बना लो, देखो ये इंडिया में बिजनेस करेगा, और इंडिया में अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो टैक्स तो हम ही लोग को मिलेगा। चाइना के साथ जब झमेला हो रहा था रेस्ट ऑफ द नेशंस का, थोड़ी देर पहले, मतलब 6-7 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तो जितना सारा कंपनीज इन चाइना पे था तो सब लोग डिसाइड ये किए थे कि हम लोग वियतनाम शिफ्ट हो जाएंगे। चाइना के बगल भी एक कंट्री वियतनाम बोल के, जहाँ पे सैमसंग शायद वियतनाम का ही होगा, शायद मेड इन वियतनाम, तो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मोदी जी प्रपोजल दिया था, यू आर वेलकम इन इंडिया ऑल्सो। तो बहुत लोग उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया था कि यस डेफिनेटली विल गो एंड विजिट दैट प्लेस, हम लोग शिफ्टिंग कराएंगे। अभी क्या है डोंट नो, बट ऐसा एक न्यूज आया था, बात मैं कर रहा हूँ मई 2020 का, मतलब जैसे जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो बात वही है सर कि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर विजिट करते हैं और अगर इंडिया में आप उसको रेसिडेंट करवा लेते हो, तो हाँ ना 90% चांस है वो इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट करेगा। और वो अगर इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका नेशन क्या होगा, डेवलप्ड, डेवलप्ड से डेवलप्ड की तरफ जाए। मानते हो बात कि नहीं मानते? आईबीएम कहाँ का कंपनी, इंडियन कंपनी है कि बाहर का? आईबीएम, आईबीएम, विप्रो देसी है। तो विप्रो इंडियन है यार, क्या बात। इंफोसिस नाम फिरेंगी है बट है तो इधर ही ना। प्रेमजी है ना विप्रो का जो मालिक, अजीम प्रेमजी को उनके मालिक है ना, रॉन्ग नाउ। आईबीएम का कौन है, आई डोंट नो। अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ये सब जो कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, कभी जाके देखना एक बार। जगह का नाम है व्हाइटफील्ड, बैंगलोर में एक जगह है। तो व्हाइटफील्ड बैंगलोर के शहर का नाम है, जैसे हम लोग एस्प्लैनेड है ये है, तो बैंगलोर में जगह का नाम है व्हाइटफील्ड, जहाँ पे ये सब लोग का मतलब टेक्नोलॉजिकल हब जिसको बोलते हैं। जैसे आप लोग का सिलिकॉन वैली जानते हैं यूएस में है, तो बैंगलोर को माना जाता है इंडिया का वो जगह है। तो जाके तो आप लोग को पता चलेगा, हाँ इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करो तो सर बात घूम फिर के वही आ रहा है कि जब तक फॉरेनर को नहीं बुलाओगे तब तक वो काम नहीं होगा। तो फॉरेनर तो ऐसा आएगा नहीं, प्यार से बुलाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और नियम चेंज करो। तो पोएम का मतलब होता है कि आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब ये इफेक्टिव मैनेजमेंट का बात क्या होता है? कंपनी में मीटिंग होता है, मीटिंग, बोर्ड मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग होता है। तो सपोज मान लो कोई एक कंपनी सिंगापुर का है और वो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इस बार का जो कॉन्फ्रेंस होगा, इस बार का जो बोर्ड मीटिंग होगा, हम लोग सिंगापुर में नहीं करेंगे, लेट्स गो टू इंडिया। हम लोग इंडिया में ताज होटल को बुक कर लेते हैं, सी व्यू है, तो वहां पे बोर्ड मीटिंग भी हो जाएगा, इंडिया घूम भी लेंगे। और अमिताभ बच्चन जी का फैन था तो कुछ दिन गुजरात में गुजर भी लेंगे। बोलते ना अमिताभ बच्चन जी कुछ दिन तो गुजरे गुजरात में। तो ऐसा वाला थीम उन लोगों को पसंद आ गया। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके कोई मीटिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी का माना जाएगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में पाया गया। लेकिन कितना बार मीटिंग करने में पाएगा ये बात अभी तक साइलेंट है। कि एक बार मीटिंग करने में पाया जाएगा, 2 बार, नो आंसर्स। बट इतना बोला गया है कि अगर कोई कंपनी का डिसीजन या मैनेजरियल डिसीजन इंडिया से लिया जा रहा है तो माना यही जाएगा कि आपका पोएम, पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो इंडिया में पाया गया। अगर किसी फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया में पाया जा रहा है तो वो इंडिया में क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। ये सुनने के बाद स्टूडेंट के मन में सवाल आता है, सर मान लीजिए हम लोग सिंगापुर से है और इंडिया में आए और आके मीटिंग किए और चले गए, मोदी जी को कैसे पता चलेगा? हम लोग फुटेज थोड़ी भेजेंगे कि इंडिया में मीटिंग करने आए थे। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है पता है, तो जैसे सिंगापुर से इंडिया में लैंड करोगे आपसे 2-4 सवाल पूछा जाएगा। उसका अंदर एक सवाल कॉमन रहता है कि व्हाई यू हैव कम टू विजिट इन इंडिया, इंडिया में आने का पर्पस क्या है। हाँ, आप अगर बजरंगी भाईजान की तरह नहीं करते हो तो अलग बात है, लीगल तरीके से करोगे तब से पूछा जाएगा, तब उस टाइम पे तो आपको पर्पस लिखना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव विजिटेड इंडिया। तो क्या लिखोगे? घूमने आए, मीटिंग करने आए, बुकिंग करना, ऑल दैट। सर जब आप इंडिया छोड़ के जाओगे तब फिर से पूछा जाएगा हाउ वाज द मीटिंग। अरे तो पूछा जाएगा मीटिंग कैसा हुआ, फिर पूछा जाएगा इंडिया में रेसिडेंट। अब ये जो नियम है, लोग बोल रहे सर ये किस तरह का नियम है? मतलब इंडिया में हम घूमने आए थे और मीटिंग भी कर लिया और इंडिया में रेसिडेंट हो गए? यस, आंसर इज यस। तो ये नियम प्रपोज किया था 2015 में, अभी तक ये नियम एप्लीकेबल नहीं हुआ। जिस दिन एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आने से पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है, तो क्या करने आया था फिर? इंडिया में घूमने आया था? तो इंडिया क्या करने आया था? तो घूमने का बात थोड़ी हो रहा है। डिसीजन, तुम बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, अरे यार ये तो कॉमन बात है, आप ऑस्ट्रेलिया बोर्ड मीटिंग करने गए हो,
तो इतना अच्छे बच्चे की तरह जाओगे मीटिंग करके फ्लाइट में बैठ के चले आओगे स्कूल बस की तरह? कि थोड़ा प्लान भी बनाओगे कि आप लोग क्या करोगे? सपोज मान लो ऑफिस से आप लोग का यूरोप टूर में लेके जा रहे हैं बट पर्पस है कॉन्फ्रेंस, तो आपको क्या टारगेट रहेगा? सीधा ऑफिस से बैग पैक करेंगे, फ्लाइट में चढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ऐसा रहेगा? कि लॉट्स ऑफ लिस्ट ऑफ बना लोगे कि यूरोप में सब सर नॉर्मल बात है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। तो घूमने से सब पार्ट, बट मेन पर्पस तो कोई था ना विजिट का। तो ये पाया जाएगा तो बेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में पाया जाएगा। तो ये रूल 2015 में जब लेके आया था तब एक ही सवाल किया गया था कि एक बोर्ड मीटिंग अगर हो गया तो क्या इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव माना जाएगा? ये क्वेश्चन साइलेंट, क्योंकि वहां पे नंबर का बात आज तक नहीं किया कि कितना बोर्ड मीटिंग पे आप इंडिया में रेजिडेंट पा जाओगे। खाली इतना बोलेगा सफिशिएंट। अब सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? नहीं बताओ आंसर दो इसका। जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? अरे कितना आप लोग बताओ, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो जीने के लिए कितना पैसा? भाई सब कितना पैसा जीने के लिए? कितना पैसा? हाँ आनंद, हाँ सफिशिएंट मतलब वो तो पूछ रहा हूँ 10,000 5,000 तो ये बात मानता हूँ तो कोई 5,000 में खुश हो जाता है यार? आपको क्या लगता है हर लोग क्या हर रोज करोड़ों रुपए अरबों इनकम कर रहे हैं? तो इंडिया में तो अगर क्लास अगर मेंटेन करोगे तो आपको हर एक टाइप ऑफ क्लास का पीपल मिलेगा। डेली वेज अर्नर से लेके करोड़ों अरबोपति तक मिलेगा। सब लोग तो गुजारा कर ले रहे हैं ना। तो ये बात का आज तक कभी खुलासा हुआ ही नहीं है कि कितने होने पे लाइफ गुजारा हो जाए, बिकॉज सबका एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप अगर बोलोगे सफिशिएंट मीटिंग करने से आप इंडिया में रेसिडेंट पा जाओगे, तो ये बात तो सर सरासर से एकदम मतलब क्या बोले स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो गया। सफिशिएंट का नंबर क्या? एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग? बोले ये बात गवर्नमेंट तय करेगा कि एक से सफिशिएंट होगा कि दो से होगा कि 10 से होगा, ये बात गवर्नमेंट तय करेगा। कुल मिला के बाद ये हुआ सर मोस्ट डिबेट है, मतलब मोस्ट डिबेटेबल नियम ये है अब तक का। तो आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए याद रखना है, जिस दिन ये नियम मार्केट में आएगा तो उस दिन आपको याद आना चाहिए कि इस नियम का मतलब क्या था, गवर्नमेंट ने ये वाला नियम क्यों किया। ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इसलिए किया गया क्योंकि जब तक विदेशी कंपनी को इंडिया में आप लेके नहीं आओगे तब तक वो लोग इंडिया में बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। इंडिया में अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, इंफ्रा डेवलप नहीं होगा तो आप ऑलवेज डेवलपिंग ही बनते रहोगे, अभी डेवलप नहीं। समझ रहे हो? हाँ या ना? पप्पू क्लियर हो रहा है? तो आइए इस बात को लिख लेते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आया ना पूरा कहानी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को पूरा कहानी समझ में आया? एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ, लिख लिख के सुन लो। इंडियन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है क्या पंडित जी कि वो ऑलवेज रेसिडेंट रहेगा? इंडियन कंपनी ऑलवेज क्या रहेगा? रेसिडेंट रहेगा। बात किसका हो रहा है? फॉरेन कंपनी के। फॉरेन कंपनी को इंडिया में क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब पहले बात तो ये पॉइंट है, नहीं पहले पॉइंट मत बोलो, पहले ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली की पार्टली, होली इसको अंडरलाइन करना। एचयूएफ में पार्टली भी था, कंपनी में पार्टली नहीं है, कंपनी में क्या है? होली है। तो होली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ओके, और इसमें अमेंडमेंट्स बोल के लिख लेना।
करें, स्टार्ट करें। तो पोएम समझ में आया आप लोग का? तो हम लोग कितने लोग का नक्की कर लिया अभी तक? 3 लोग का हो गया। इंडिविजुअल डन और आपका एचयूएफ डन एंड कंपनी भी डन, ठीक है। और कौन बच गया? 4 जन और भी बच गया। अच्छा, 4 जन के अंदर 1 जन का पढ़ने का दरकार नहीं, लोकल अथॉरिटी। तो नाम से ही लोकल है, उसको विदेशी कैसे बनाया? नाम भी उसका तो आंसर है लोकल अथॉरिटी, तो उसको विदेशी होने का चांसेस तो दूर दूर का है नहीं। तो रहेगा 3। कौन कौन सा है सर? एओपीवीवाई है, एजेपी है, और कौन गया? फार्म, हाँ पार्टनरशिप फार्म, यस। तो गाइस देख ले, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कुछ लिखना नहीं है। लिखना नहीं है सर, सेम एज एचएफ लिखना, उससे भी अच्छा देखो। सेम एज एचएफ लिख लो, इसका मतलब समझ में आया ना? अगर कभी कोई पूछे तो मत बोल देना सेम एज एचएफ, ठीक है? बोल देना सब, ठीक है, कि होली और पाटली। टू ऑल माय क्या बोलो, डेडिकेटेड स्टूडेंट, ठीक है, एंड प्रोएक्टिव स्टूडेंट, जब आपसे कोई पूछे फार्म का रेसिडेंसी स्टेटस बताओ, तो आप बोल देना, ये मत बोलना सेम एज एचयूएफ। तुम लोग बैंड बजाओगे लग रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है तू। ये टीवी में कुछ चला सकते हैं हम लोग? इतना लंबा चौड़ा स्क्रीन का टीवी है। हम लोग तो इसमें बजट देख ही सकते थे कल। शेयर मार्केट क्लास करने में सबसे मजा आएगा, ठीक है, इधर पढ़ो और उधर मार्केट ऑन करो। नालायक, मार्केट में जाओगे नींद पूरा चला जाएगा, नींद आएगा। और खुद का पैसा लगा रहे हो तो तब मजा आएगा, ठीक है। और ये तुम सोते हो ना क्लास में, तब देखना। बोलिए मैम। हाँ, हाँ सब नॉन रेसिडेंट है। गूगल आईएनसी नॉन रेसिडेंट है, फेसबुक नॉन रेसिडेंट, सब नॉन रेसिडेंट। ऑल 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 ऑल। वो लोग का खाली इंडिया से जितना बिजनेस होता है उतना इंडिया में टैक्स है। इंडिया में जितना बिजनेस होता है उन्हीं के ऊपर इंडिया वालों का टैक्स है। यूएस में जितना अर्न करते हैं, सिंगापुर में जितना अर्न करते हैं, उसको इंडिया को टैक्स नहीं। इंडिया का टारगेट है सबका टैक्स मुझे लेना, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये रूल था, ठीक है। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली एचएसबीसी का हेड क्वार्टर सिंगापुर में, ठीक है। गूगल का तो यूएस में है, एप्पल का भी कैलिफोर्निया में है, व्हाट्सएप में क्या व्हाट्सएप जहाँ फेसबुक का वही उसका होगा, तभी तो फेसबुक के साथ मार्च हो गया। हाँ, तो तीनों एक ही है ना अभी। अच्छा गाइस 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 करो, एक बार रिकैप कर ले फटाफट, पूरा एंटायर आरएस रिकैप कर ले। सुन लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग लिख लिए हो? अच्छा गाइस सुनो सुनो सुनो, एक बार कॉपी निकालो ना, एक बार, मतलब कॉपी तो है आप लोग के सामने, एक बार एक सफेद मतलब फ्रेश पेज निकालो, फ्रेश पेज निकालो, और थोड़ा सा, जिन लोग का ये क्लास नर्सरी की तरह कॉपी का साइज है, ठीक है, वो लोग पूरा लिख लेना ऐसे करें, ठीक है। और जो लोग थोड़ा ढंग का कॉपी में लिखो, थोड़ा एक पेज पूरा हो जाए ऐसे करेगा, आपको तो पेज बता रहे इस, ये जो साइज है ऐसे कर लेना, ठीक है, बिकॉज पूरा एक बार में करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ऑल करो, अब लिखो, नालायक को लिखो, लिखो। अच्छा, ऊपर हेडिंग करो रेसिडेंशियल स्टेटस, ऊपर हेडिंग करो रेसिडेंशियल स्टेटस। और वो जो ट्री बनाते हैं ना, ट्री बोलते हैं ना उसको, तो ट्री बनाने में कितना ट्री बनाओगे रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर? इंडिविजुअल के लिए एक, एचयूएफ के लिए एक, कंपनी के लिए एक, और बाकी सब के लिए टोटल 4 तो बना।
ट्री 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 कैसे करता है यार, ऐसे खींच के ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। मार्कर नहीं, आई एम मिस द मार्कर यार बैडली। 1 साल से मैं मार्कर नहीं लिख पा रहा हूँ बोर्ड में, बोर्ड भी मिस कर, इसके ऊपर कुछ चिपक नहीं रहा है। हाँ परमानेंट। आप लोग को समझ में आया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट सब समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर हेडिंग करोगे रेसिडेंशियल स्टेटस, एक ट्री जैसे बनाते हैं ना, तो उसमें 4 डंडी 1 2 3 जगह करो। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, आरएस ऑफ इंडिविजुअल, आरएस करके लिखो, देन आरएस ऑफ एचयूएफ। अरे ऐसे 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 तुम लोग को ना हर चीज को ना डेमो देना पड़ता है, बातों में कभी नहीं समझते तुम लोग। हाँ और कोई ऑप्शन है मेरे पास? अच्छा ये आरएस ऊपर है, तो आप पहले लिखोगे आरएस ऑफ इंडिविजुअल, फिर लिखोगे आरएस ऑफ एचएफ, फिर है हम लोग का आरएस ऑफ कंपनी, फिर लिखोगे आरएस ऑफ फार्म स्लैश एओपी स्लैश बीओआई स्लैश एजीपी। लोकल अथॉरिटी का नाम से ही लोकल है, वो कभी रेसिडेंट हो मतलब नॉन रेसिडेंट हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, समझ में आया आप लोग का? डन। ऑल डन। अब ये टॉपिक में बना दे रहा हूं, जब भी आपको कभी आरएस को रिकैप करने का मन होगा कि मुझे आरएस रिकैप करने, ये चार्ट देखोगे हो जाए। ठीक है, तो इंडिविजुअल के अंदर लिखो 2 बार, या तो रेसिडेंट, बात मत करो देखो, या तो नॉन रेसिडेंट, ये तो था ना, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। डन। अगर रेसिडेंट हो तो 2 बातें हैं, नो नॉट ऑर्डिनरली, कंडीशन 2 है, या तो 182 डेज और मोर, और 60 एंड 365 डेज। गाइस ये ना हम रिविजन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ये देख के दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ अच्छा ये तो ये मतलब है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ लॉ, मैं आप लोग ये सिखा रहा हूँ कि आरएस को रिकैप कैसे करो। होली के बाद, ओलंपिक चिकरी खेलने के बाद, जब आप लोग को पढ़ने का मन करेगा तो पूरा रंग के साथ धुल जाएगा कॉन्सेप्ट, इतना तो मुझे गारंटी है। तब ये देख लेना, सरस्वती पूजा तो याद हो जाएगा, होली थोड़ा सा दूर का त्योहार है ना, होली कब है वैसे? मार्च में है ना, तो मार्च तक याद रखना पड़ेगा। हाँ अरे भाई पता तो है, तुम ना ज्यादा आमिर खान मत बनो, सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ये पहले बात तो ऐसे है, सुनो विशाल सुनो यहाँ पे, ये मैं रिकैप करने के लिए बोल रहा हूँ, ये 60 और 365 देख के 4 साल याद आ जाएगा। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हाउ टू रिवाइज, पढ़ाना नहीं सिखा रहा हूँ आप लोग को, वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कैसे याद रखें 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, क्यों जेन्युइन आप भूल जाओ। ठीक है, नॉन रेसिडेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट तो हो ही जाएगा। अगर कोई रेसिडेंट पाया जाता तो 2 बात, ओआर है और एनओआर है, और ओआर का 2 कंडीशन ये था कि 10 इयर्स 2 टाइम्स। आप लोग कभी एग्जाम हॉल में चीटिंग किए हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो, कर पाते तो ये सब ट्रिक समझ जाते। बंगाली बोर्ड का कोई हो यहाँ पे, बंगाली मीडियम स्कूल का, तो हम लोग का इंग्लिश में कॉमन चीज था ट्रू फॉल्स। पूरा बिल्डिंग में एक ही जन को ठीक से आता था और पूरा बिल्डिंग वो आंसर पास ऑन हो जाता, टीचर को कानो कान खबर भी नहीं होता है, आंसर हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक थोड़ा लगाओ तो याद हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग अच्छे बच्चों नहीं किए सब चीज, ठीक है? देखो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट और 730 डेज। हाँ भाई हाँ, पता है पता है,
ठीक है, ठीक है। विशाल वो जो प्रीवियस ईयर प्रेसिडेंट ईयर उसे पता है हम लोग को, ठीक है। अच्छा मेरा ऐसा मतलब नीचे लिखा है, इसलिए इधर उधर आप लोग फ्रेश करके लिख रहे हो ना, तो ये देखते आपको याद करने के लिए सब चीज सिखा रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए तो ऑलरेडी नोट्स है तुम लोग के पास, ठीक है। आगे बढ़े। एचओएफ के लिए भी दो ही बात है, रेसिडेंस है एंड नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सूरज मार खाओगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट, होल्डली की पार्टली दोनों ही चलेगा, ठीक है। डन। ये भी अगर होगा तो दो बात होगा, दो बात हो ना रेसिडेंट का। कौन कौन? नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, सॉरी नॉट रेसिडेंट, ओआर एंड एनओआर। तो ये कौन सेटिस्फाई करे? करता तो बीच में लिख दे रहा हूं, करता कितना? 730 एंड वही 2 टाइम्स रेसिडेंट इन 10 years। बीच में और है कि एंड है? वेरी गुड। 730 days in 7 years। ओके डन। कंपनी में दो बात है और उसमें तो सेवा दीजिए हो ही जाएगा। तो एक बार डाई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप लोग के लिए। बार डाई प्रेजेंटेशन मतलब वो देख के आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिकैप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को बहुत जरूरी होता है कि पढ़ाई याद रखना कैसे। हम लोग खाली ऑलवेज सीखते पढ़ते कैसे, बट उससे भी ज्यादा हम लोग को मेहनत करना चाहिए था याद कैसे रखें, तब शायद कुछ मार्क्स या वगैरह ये होता है। तो शॉर्टकट होता है, बहुत सारा रिविजन का ट्रिक होता है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ मैक्सिमम चीज शेयर करने। तो गाइज आप लोग को अगर किसी को रेसिडेंशियल स्टेटस सिखाना है तो भूल से भी सब मत दिखाना। वो बोले क्या सब फोन नंबर लिख कर रखा 120 30 60, ठीक है। उसको पहले पूरा पढ़ाना कि कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस है, फिर उसको बोलना कि याद रखना है, तब ये तुम्हें ठीक है। वो तो नॉर्मल है भाई, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम देखो। अच्छा कंपनी में दो बात था ना, रेसिडेंट देसी कंपनी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो ऑलवेज तो देसी ही रहेगा। नॉन रेसिडेंट किसको करना चाहिए था? फॉरेन कंपनी को। तो फॉरेन कंपनी को मैनेजमेंट मतलब कंट्रोल और क्या चीज? मैनेजमेंट अफेयर्स, होली की पार्टली फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और अमेंडमेंट में क्या बोला गया है? पोएम। आप लोग को पोएम देख के याद आएगा तो कौन सा पोएम का बात हो रहा है? किसी को ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला याद आएगा तो ठीक है, प्लीज बी केयरफुल। हाँ बीच में आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शिप वाला किसी को पोएम याद है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? अरे वाह, चलो को याद है, चलो अच्छा बात है। चलो चलो ए टू ऑल द राइटर्स, देखो ओके। तो रेसिडेंट के अंदर दो बात है, ठीक है। हाँ दो बात ही है। वही मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली की पार्टली दोनों ही नहीं, होली पार्टली दोनों ही था। अरे एचएफ में था ना, एचएफ में तो सेम ऐसे मतलब तो सेम ही होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे स्पेलिंग नहीं आता है। हैप्पी देखो
एक बार दिखाओ ना, कोई लिखे हो इसको, दिखाओ तो कैसा लिख रहा है। वाह, वासिम भाई बहुत अच्छे लिखे हो, परफेक्ट। तुम्हें याद रहेगा वो कंजूस इंसान कॉपी को ऐसे करने बोले थे। ठीक है, चलो चलो, अच्छा किया। आगे बढ़े बॉयज एंड गर्ल्स। ऑनलाइन वाला आप लोग कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट मत लो प्लीज। अच्छा, एक किसे कॉपी गिर गया, देखो हेडिंग करो अभी नेक्स्ट, हेड्स ऑफ इनकम। डीटी का इंट्रो हो गया मेरा, अभी डीटी का हार्डकोर एरिया में घुस रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो घुसने से पहले कुछ इंट्रो दे दे आप लोग को कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, पहले आप लोग बोलो, वो हेड्स ऑफ इनकम का मतलब समझ में आता है ना? हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होता है कि हम लोग के पास जितना इनकम, उसका सोर्स क्या क्या होगा। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम तो पता ही है हम लोग का, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है, और क्या है, बिजनेस है, पता है ना मोरलेस। वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न कुछ और है। मेरा कंसर्न ये है कि डीटी को पढ़ेंगे कैसे। ध्यान से सुन लो गाइस, पहले दिन आप लोगों से ये सब चीज बात नहीं की, आज क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं तो अपने स्टाइल चेंज करने वाला हूँ नहीं, आप लोग कुछ भी बोल लो, फिर भी हम बता देते कि हम कैसे पढ़ते और साथ साथ कैसे डिस्कस करते हैं। देखो मैं पहले देखता हूँ कि कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, कौन से रेलेवेंट। आप बोलोगे सर ज्ञान के लिए क्या भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। तो क्या रॉकेट साइंस पढ़ना चालू कर दे, अभी मेडिकल की स्टडी चालू कर देते, हाउ टू ऑपरेट कार्डियो सर्जरी कैसे करते, चलो देखते हैं। तो ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग। सर आप लोग का टारगेट है मार्केट में काम करना, तो आप लोग का पहला प्रायोरिटी इसी को देना है कि जो काम करने में सबसे ज्यादा दरकार होता है। तो बॉस जो होता है ऑफिस में, अगर आपको हायर करते हैं टैक्स का काम करने के लिए, तो बॉस कभी आपको नहीं बुलाएगा कि डियर कलीग और डियर माय एम्प्लॉय कम एंड कैलकुलेट माय हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। तो आप मान लो हाउस प्रॉपर्टी का चैंपियन, और तब बीकॉम में इतना हाउस प्रॉपर्टी को, इतना हाउस प्रॉपर्टी को, आप खुद का हाउस प्रॉपर्टी इनकम 10 बार कैलकुलेट कर लियो, इस लेवल पे आप हाउस प्रॉपर्टी को और पैशन है। सपोज मान लो ऐसा हुआ है आपके साथ, तो बॉस को जाके क्या बोला कि बॉस आप अपना हाउस प्रॉपर्टी बोलिए, मैं अभी कभी कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। तो बॉस बोला कि भाई रहने दे, मेरे पास एक ही घर है जिसमें हम रहते हैं। तो फिर आप क्या बोलोगे, नहीं बॉस अगर ये लेट आउट होता तो आपको पता है 30% डिडक्शन मिलता, ये ज्ञानबाजी करोगे बॉस के साथ, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का नॉलेज गया, फिर कोई काम का नहीं आया। लिटरली ऐसे ही होता है। सेकंड क्या है, सेकंड है सर सैलरी। बॉस को तुम बोल रहे बॉस आपका सैलरी इनकम कैलकुलेट करना है मुझे। फिर बॉस फिर अक्षय कुमार वाला डायलॉग दे देगा, ठीक है। ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सर बॉस हम लोग को किस बात के लिए पैसा देगा, तो बॉस आपके पास, देखो ज्ञानी जो होता है वो किसी के पास नहीं जाते, लोग उसके पास आते हैं ज्ञान लेने के लिए, मानते हो ना। आपको अगर धूप चाहिए तो सूरज क्या आपका बिल्डिंग छेद करके आ जाएगा, क्या आपको धूप सेकने जाना पड़ेगा? ये नालायक का नहीं बोले हम, ठीक है। ओके, अच्छा आप सुन लो, अब 5 लाइन अभी बोलने जा रहा हूँ, किसके लिए आपको बुलाया जाएगा। बॉस बोलेगा मेरे पास ना 1 लाख का, से फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग छोटे बच्चे हो तो छोटा अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, बड़ा अमाउंट संभाल नहीं पाओगे। मेरे पास 1 लाख का ना ब्लैक मनी है, व्हाइट करके दे सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ लेके आइए, व्हाइटनर दे देते। ऐसा करेक्ट हो गया क्या? तो आपको सीखना वही है कि ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट करे कैसे। तो तुम बोलोगे सर सरकार पकड़ लेगा, वही तो आपको सीखना है कि सरकार को कानो कान खबर भी नहीं है और पैसे का पैसा व्हाइट होके निकल आए, सीखना है। अब मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं हर एक क्लास में कॉमन चीज मुझे मिला ऐसे करियर में
कितना भी DTGST पढ़ा लो, फील तो उतना ही आएगा जितना का आने का था। जैसे ये ब्लैक व्हाइट कॉन्सेप्ट सुनता है ना, पता नहीं ये जोश कहाँ से आ जाता है सर, ठीक है, तो हाउ इज द जोश वाला फील आ जाता है, ठीक है। चलो अच्छा बात है, अच्छा बात है, इट्स गुड, इट्स गुड। एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दे। क्यों चोरी कर रहे हैं हम लोग? हाँ यार, सुनो सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल दे। मान लो आपके पास पैसा है ही नहीं, फिर भी आप पैसा बना सकते हो। सुनना है? अच्छा प्लीज थोड़ा शांत शांत सुन लो, सुन लो। जिंदगी में दो चीज बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए, एक होता है एक्साइटमेंट और दूसरा होता है क्रोध। जो इंसान इसको कंट्रोल कर लेता है वो बहुत आगे जाता है। ये बाबा रणछोड़ दास का बोला हुआ बात नहीं है, ये बहुत सारा ज्ञानी गुरु लोग मानते भी है। चाहे शेयर मार्केट हो या कहीं पे भी हो, गुस्सा को अगर कंट्रोल करना सीख जाओगे और एक्साइटमेंट को अगर कंट्रोल करोगे तो आपका गेन होना कोई नहीं रोक सकता। इंसान अक्सर दो ही चीज में गलती करता है, या तो एक्साइटेड होकर गलती करता है, हाँ, या फिर गुस्से में गलती करता है। तो ये दोनों से थोड़ा कंट्रोल करना है। उसके लिए क्या करना होगा? बहुत सारा मेडिटेशन लोग करते हैं, थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन। ये इतना इजी नहीं होता है, फ्रैंकली एक बात बता रहा हूँ। बोलना जितना इजी होता है उसको कंट्रोल करना उसको 10 मतलब 10 ट्रिपल टाइम ज्यादा टफ होता है। तो हम लोग का टारगेट वही रहेगा। तो आज अगर आप लोग को पैसा कमाना है विदाउट पैसा देके, तो एक थोड़ा सा प्रपोजल दे रहा हूँ, सुनना है? सुन लो अच्छे से। सपोज मान लो आप लोग को अभी एक दिमाग लगा के ये करना है कि चलो एक काम करते हैं, मुझे पैसा अर्न करना है दूसरों का, वो भी मेरा नहीं, दूसरों का पैसा मुझे लेना है, तो ऐसा तो नहीं देगा। तो थोड़ा सोचते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मुझे कभी किताब लिखने दिया जाए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे करेगा, तो मैं इसको बिगिनर चैप्टर दूंगा कि ये होता है ABCD, ब्लैक को व्हाइट करने का। कैसे? सुन लो ध्यान से। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे पकड़ना है, मुझे छूके नहीं, मेंटली कि हम फंसे कहाँ पे, ठीक है। बस मैं आपके सामने एक प्रपोजल दे रहा हूँ, आप बोले यहाँ पे कहाँ हम फंस सकते। क्योंकि ऑलवेज याद रखना, आप भी इंसान हो, इनकम टैक्स ऑफिसर वाला भी इंसान ही, वो भी कभी कोई क्लासरूम में बैठा था, वो भी क्लास बंक किया है, उसका भी लाइफ में शायद कभी ब्रेकअप हुआ होगा, तो कबीर सिंह वो भी कभी बनने का ख्वाहिश देखा होगा। तो हर एक लोग का लाइफ में ना कॉमन सर्कल रहता है। हम लोग गलती क्या करते हैं पता है? सामने वाले को ज्यादा पावरफुल समझकर हमने आपको अंडरस्टिमेट कर लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ऑलवेज ज्यादा ना, कभी किसी के साथ एनकाउंटर जब होगा ना गलती के लिए, तो आपको भी अपने आपको अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि वो जहां उसका नॉलेज नहीं है, फायदा आपको उसी जगह लेना है। इंसान है, गलती तो करेगा। तो सुन लो ध्यान से। आप लोग कोई इनकम सपोज मान लो नहीं कर रहे, ठीक है, तो मैंने आपको सजेशन देना है कि आप लोग अपने नाम पे रिटर्न फाइल चालू करो। सुनते सुनते लोग भड़क जाते, सर क्या मजाक कर रहे हो, सिखा को मतलब कुछ भी सिखा दोगे हम सीख लेंगे, इनकम ही नहीं, रिटर्न फाइल किस बात का? वही तो सीखना है कि इनकम लगेगा है नहीं, बट दिखाना चाहिए है पेपर पेन में। कैसे? समझ मान लो ये आजम, हम लोग कैसे, तो नाम एक्चुअली है कैफी कैशफी क्या है? अच्छा कशफी, आजम क्या सरने में? अच्छा ये आजम भाई कोई पढ़ाने का ख्वाब देखे हो कि पढ़ाना है? नहीं देखो तो ठीक है, नहीं देखो ना, अच्छा ख्वाब देखते नहीं हो तो सुन लो, सुन लो। ये भाई साहब क्लास 12 पास किया है मान लो, या कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। मैं इनके नाम पे एक बात बोला कि भाई एक काम करो, तुम अपने नाम पे रिटर्न फाइल करो, इनकम के तौर पे हम बता रहे क्या दिखाना चाहिए, ट्यूशन फीस दिखाओ। कैसे? मान लो कि तुम 10 बच्चे को पढ़ाते हो और हर एक बच्चा आपको 1500 करके फीस देता है। आज के डेट में मंथली 1500 रुपए फीस देना कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम बच्चे लोग पढ़ाओगे तो उससे ज्यादा मिलता है, मार्केट रेट पता करके देखो। हाँ वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा वो तो आई डोंट नो कितना मिलेगा, और थोड़ा ढंग का सब्जेक्ट पढ़ा लोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड से तो 1500 मिलना कोई बड़ी बात है? तो एक जन का 1500 तो मंथली कितना हुआ? 15,000। पूरा साल का कितना हुआ? 1,80,000। सर पैसा वैसा कुछ नहीं है, ना तो स्टूडेंट है ना तो पैसा, खाली फिगर है 1,80,000 का। तो हमने इसका नाम पे पीएल बनाएंगे कि इनकम फ्रॉम ट्यूशन फीस 1,80,000। कुछ खर्चा दिखाएंगे, जनरल एक्सपेंसेस, पर्सनल खर्चा 30,000 का, टोटल नेट प्रॉफिट 1.5 लाख जो इसका फाइल में है अभी। और इसका हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में खाली एक ही आइटम है, कैश इन हैंड, कितना? 1.5 लाख का। और इस साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर जिंदाबाद कैपिटल। वही तो होता है ना, कम ऑन यार, बैलेंस शीट कैसे बनता है ना। तो बैलेंस शीट का टैली किया, सोच के बताना। कैश इन हैंड 1.5 लाख, कैपिटल 1.5 लाख, बैलेंस शीट टैली हो गया, पीएल टैली, बैलेंस शीट टैली। अब मैं रिटर्न फाइल करूंगा। और ये बच्चे बच्चे को पता है 2.5 लाख तक नो टैक्स। तो मोदी जी को बोलेंगे मोदी जी मेरा मन क्या टैक्स दे दूं, पूरा इनकम ही आपको दे दूं, लेकिन आप इन्हें रूल बनाया कि 2.5 लाख तक नहीं देना है।
तो सर आपको फॉलो कर रहे हैं, नहीं दे रहे, तो नील रिटर्न बोलते इसको, इसको बोलते हैं नील रिटर्न, इससे कोई टैक्स नहीं बनता, चला गया, डन। सर ये पूरा केस फॉल्स था, सबको पता है फॉल्स था, इनकम टैक्स वालों को भी पता है फॉल्स था, तो सर मेरे घर पे अगर आ गया तो आ जाएगा, चाय पानी पी के चला जाएगा। इनकम टैक्स क्या पूछेगा, स्टूडेंट कहाँ है, छुट्टी में, ऑलवेज पढ़ाऊंगा क्या, ठीक है, सुबह 6 से 7 बजे तक मैं छुट्टी में, बुलाओ स्टूडेंट को, सर स्कूल में बाद में बुलाया, कब आइए, जिस दिन बुलाया 2-4 बच्चों को बुला लें, इंडिया में आबादी कम है, आबादी कम है इंडिया में, स्टूडेंट दिखाने के लिए बन जाए कोई स्टूडेंट, इतना कोई नहीं करेगा। अरे मैं बता रहा एक्सट्रीम केस का, अगर आपको किस्मत बहुत खराब हो तो, राहु केतु शनि अगर एक जगह आ गया तो क्या वो बता, ठीक है, वैसे ऐसा किसी का होता नहीं है, ठीक है, इतना खराब सिचुएशन किसी का नहीं होता, ठीक है। तो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व। अब सर क्या, ये तो खाली तो आपको भाषण दे रहा, 5 लाइन कहाँ है आप सुनो। अब मार्केट में ढूंढ दो ब्लैक मनी है किसके पास, गलती से भी इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टेटस मत डालना कि ब्लैक मनी व्हाइट डन हियर, इसको बोलते एक्साइटमेंट कंट्रोल करना, ठीक है, सीख गए पहले स्टेटस व्हाट्सएप पे डाल दिए, एनीवन हैविंग ब्लैक मनी, ठीक है, तो बहुत लोग रिस्पॉन्ड करेगा, पकड़ भी जा सकते हो, ठीक है, ये सब काम चोरी छुपे होता है, दिल के उजले में मत करो, ठीक है। सर ऐसा लोग मिलता है, बहुत मिलता है, समझ मतलब हम ही आ गए, इसके पास आ गए भाई 1 लाख का मेरे पास लिक्विड है जो मुझे व्हाइट करवाना है, ठीक है, तो आजम भाई बोलेगा हो जाएगा सर, कैसे, हम इसको 1 लाख कैश दे देंगे, ठीक है, ये कैश लेके बैंक में जाएगा और जाके डिपॉजिट करेगा, तो जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करेगा इससे कैश इन हैंड कहाँ चला जाएगा, कैश एट बैंक में चला जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, सर हम ऑलरेडी इनकम टैक्स को बोल चुके थे कि मेरे हाथ में कैश इन हैंड है, कितना है 1.5 लाख, और हम उसी 1.5 लाख का 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दे रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, तो अगर बैंक मुझे पूछे वेयर इज द सोर्स ऑफ दिस कैश, हम क्या बोलेंगे, ट्यूशन फीस, प्रूफ इनकम टैक्स फाइल, हम कर चुके थे इनकम टैक्स फाइल, दे दिए, किसके अकाउंट में पैसा आया, कितना 1 लाख रुपए आया, अब ये भाई साहब मेरे नाम पे एक चेक इशू करेगा 95,000 का, 5,000 तुम्हारा, हाथ में तो बनना है तुम्हें, पहले समझ लो उसके बाद बोलना बस, ठीक है। सर 1 लाख का कितना दिया 95,000, ये मुझे शो करेगा इंटरेस्ट फ्री लोन, ध्यान से सुन लेना, इंटरेस्ट फ्री लोन। अब आपके पास पैसा है, आप लोन दो, गंगा जी में बहा दो, गर्मियों में बांट दो, कोई रोकने वाला है, संविधान रोकेगा आपको, तो लोन दे दिया भाई साहब ने मुझे, समझ रहे हो, इसका कितना इन्वेस्टमेंट गया, मैं मिला कितना 5,000, ऐसे 5 लाख पार्टी मिल गया तो कितना मिलता है, तो याद रखना पैसा मेहनत से नहीं बनता, दिमाग से बनता है, अगर पैसा मेहनत से बनता ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ, किसी कोई बुरा मत मानना, मेरा बात को कोई गलत इंटरप्रेट मत करना, तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है जो रिक्शा पुल करता है, मैं तो सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं ना, अगर फिजिकल मेहनत का बात करो, पैसा किसके पास है, आप डिसाइड करो कौन सा कैटेगरी में जाना, हार्डवर्क की दिमाग वाला, आप बोलो एक सेकंड, आप बोलो मैं पकड़ा कहाँ जाऊंगा, मेरा पकड़ जाने का चांसेस बोलो, चांसेस क्या है पकड़े जाने का, जिसका रिटर्न भर दिया अगर वो आपको क्रॉस करे, जिसके नाम से अगर रिटर्न भर दिया अगर आपको क्रॉस कर दिया, क्या क्रॉस करेगा, दुनिया में ना प्यार, कस्में, वादे, झूठे वादे, सच्चे वादे सब एक ही जगह होते हैं, वो 2 नंबर के धंधा, और कोई किसी का बात नहीं तोड़ता, पता है, ठीक है, कोई किसी का नाम नहीं बना, ठीक है, दर्द तुम्हें चाहने वाला ही देगा, ठीक है, ये कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, अरे ये तो खुद तो फंस गया ना, ये क्रॉस क्वेश्चन क्या करेगा मुझे, और अगर कर भी लिया तो कैसे प्रूव करेगा, क्या पैसे के ऊपर मेरा पिक्चर है, क्यों पैसा हमें दिए थे, उसको स्टिंग ऑपरेशन किया था मेरा, सवाल यार, क्या पकड़ जा सकते हैं हम, भाग जाएगा, इसकी हिम्मत है, तो क्या मतलब, एक सेकंड, हाँ बोलो, बर्थडे बॉय बोलो, क्यों तुम्हें व्हाइट करना है पैसा, तुम्हारे पास ब्लैक मनी है, अच्छा आपके पास क्लाइंट आ गया, एक सेकंड, फिर
हाँ मैं पहले का ये अपने नाम से एक रिटर्न। हाँ, तो और एक सेकंड और भरेंगे। ट्यूशन तो बड़ा होगा ना, अभी 10 बच्चे पढ़ाते, इतना अच्छा पढ़ाए 10 बच्चे और आ गए। अपने नाम से हाँ, अच्छा तुम्हें और करना, पड़ोसी को ऐड करना है, नहीं ऐड करना है पड़ोसी को तो और ऐड करो, कौन मना कर रहा है, क्लाइंट बढ़ाओ। हाँ, तो इनकम दिखाना है ना, अगर वो पढ़ाने लायक नहीं है तो दिखा, तो सेल ऑफ साड़ी, फिर उसका 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 फेसबुक प्रोफाइल में साड़ी का फॉल्स गाना टैग कर देना, हो जाएगा। 5 लाख तक नहीं लगता टैक्स। तो 5 लाख अगर हो जा रहा है, उस फाइल पर नहीं करेंगे, दूसरा फाइल जनरेट करेंगे। इंडिया में 120 करोड़ का आबादी है, वो कम थोड़ी है। तुम्हारे पास है ऐसा ब्लैक मनी 2-3 करोड़ तो बोलो, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, उस साल तो नहीं होगा, उस तुम्हारे अरे एक गैस आप लोग के ये समझ रहे हो कि ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, लिमिट होता है। झूठ बोलने का, उल्टा फुल्टा काम करने का लिमिट होता है। तो तुम्हारा फाइल में लिमिट 1 लाख ही था, तो वो खत्म, वो दूसरा फाइल ढूंढो। किसके पास? एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक सेकंड, ये भाई साहब बोल रहा है कि किसी के पास ब्लैक मनी कैसे पता चलेगा? तो सर पता तो कैसे नहीं चलता है, चलता है क्या? तुम किसी के पास दिल है कि नहीं कैसे पता करते हो? आंसर मिल गया। कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, सोचो यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। ब्लैक मनी कैसे बताओ? क्या वो एडवर्टाइजमेंट देखा न्यूज़ पेपर में? हाँ हाँ, यस, मिल गया रास्ता। बोलो बोलो बोलो, मिल गया। हाँ, तो क्वेश्चन तो बोला कैसे हम पकड़े जाएंगे, बोलो। डर भी, अच्छा एक सेकंड, ब्लैक व्हाइट का डर नहीं, डर है पकड़े जाने का, तो बोलो हम पकड़े कहाँ जाएंगे, बोलो पंडित जी कहाँ पकड़े जाएंगे हम, बोलो। हाँ हाँ, 2.5 लाख से, 2.5 लाख समझे, 2.5 लाख से क्या बोल रहे हो भाई? एक सेकंड, मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आ रहा। पहले बात तो इनकम अगर फाइल में जनरेट ना करो तो मैं लोग को पैसा शेयर कैसे करूं? आप लोग ना मेरा बात ठीक से ग्रैब नहीं कर पा रहे। इनकम जो दिखाया था वो था फॉल्स, ये आपको पता है, सबको पता है, डिपार्टमेंट को लगना चाहिए कैसा होता है। मैसेज में लिखा जीने के लिए फैमिली चाहिए, तो सोच है, ठीक है। हाँ, और 2 मिनट, ठीक है। तो ऑफिस में है क्या, बुला रहा है क्या? चलो छोड़ दो, ठीक है। तो गाइस हम लोग को सीखना ही है, तो ऐसा करके सीखना चाहोगे आप लोग कैसे? तो हम लोग तो, तो हम लोग का एक ही चीज अच्छे से पढ़ना होगा, वो है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें सारा कहानी हम लोग यही पे सीखते हैं। हाँ, वो आईटीआर फाइल का बात कर रहे हैं, आईटीआर। हाँ, अच्छा क्या, कौन है भाई, कौन है ये लोग? ये तरीका अच्छा लगा, दूसरा तरीका बताओ, सुन लो, छोटा तरीका। इंडिया में ना एक क्या बोलो, रीत बोलो, कस्टम बोलो, एक होता है मुंह दिखाई वाला रस्म। शादी वाला मुंह दिखाई की बात नहीं करते। घर पे जब नया मेहमान आता है, लड़का या लड़की, तो आशीर्वाद देने जाते हैं लोग, तो फ्री में जाते हैं कि पैसा भी मिलता है ना। तो बच्चे का तो पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, उसको अभी दुनिया में आया है, जीना है, बहुत कुछ सपना देखना है बाकी है, और पैसा तो रहता है जो भी रहता है, और हर साल हैप्पी बर्थडे आता है, ठीक है। तो हमने ऐसे बहुत सारा क्लाइंट देखे, और लोग करते भी ऐसे कि बच्चे लोग का जैसे 5-6 साल उम्र हो जाता है तो उन लोग के नाम पे रिटर्न फाइल करना चालू करते हैं। अब बोलोगे क्यों? अरे यार इंडिया में मना है क्या बच्चे लोग को टैक्स पे करना मना है? टैक्स तो पे कर सकते हैं ना, इट डिपेंड्स बच्चे लोग की इनकम हो। ये बात तो कंफर्म है कि इंडिया में टैक्स इनकम को बोल लगते हैं, कौन अर्न करे वो मैटर नहीं करता है, मैटर करते हैं कब इनकम करो कि नहीं करते, ठीक है। तो हाँ, ये कौन बोला? वोटिंग राइट थोड़ी है ये, 18 साल के बाद वोट कर। सर इनकम लिटिल चांस शो में जो लोग जीतते हैं
वो लोग का टैक्स नहीं लगता, सबका टैक्स लगता है। हाँ, वो लोग को रिटर्न फाइल वो नहीं करे, कोई रिप्रेजेंट करता है वो साइनिंग के लिए, बट नाम तो उसी का रहता है ना, नाम तो उसका नाम भी इनकम जाएगा। तो हर साल जो एक फैमिली में हैप्पी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट होता है तो गिफ्ट देने का रीत होता है। तो बेसिकली गिफ्ट हम लोग किन लोग से मिलता है सर, वो रिश्तेदार लोग से ज्यादा मिलता है, और गिफ्ट इज एग्जेम्प्टेड होता है। रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है, पापा से, मम्मी से, दादाजी से, दादी से, सब कुछ क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो हर साल हैप्पी बर्थडे ऑकेशन में जितना सारा गिफ्ट होता है, पैसा हो या काइंड हो, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसी बच्चे के नाम पे फाइल करके रखते हैं। तो जिस दिन वो 18, 19, 20 साल का होता है, उसका फाइल में पैसा भी बढ़ जाता है, 5-1 लाख पैसा आ जाता है। अब क्या करता है, रिटर्न गिफ्ट का टाइम। रिटर्न गिफ्ट समझते हो, इतने दिन पेरेंट्स गिफ्ट दिया, पेरेंट्स को आपको गिफ्ट देना है। कैसे, 5 लाख रुपए किसी बच्चे का फाइल में अगर है और उसका पेरेंट्स के पास अगर लिक्विड मनी का ऐसा वाइट करवाना है, तो पेरेंट क्या करेगा पता है, उस 5 लाख का फाइल से एक चेक अपने अकाउंट में डाल देगा, ठीक है, और उसी पैसे से ये पूरा जो है वो हम लोग का ये हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे लॉजिक यही है कि आप लोग हम लोग का जो मतलब ठीक है। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सब बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि इनकम टैक्स का अप्रोच इस तरीके से होना चाहिए। जिस दिन आप इनकम टैक्स का अप्रोच इस तरीके से कर पाओगे, उस दिन आपका इनकम टैक्स का आपको फायदा होगा। हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेशन से फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जाम में मार्क्स मिलता है, और कुछ नहीं मिलता, पैसा मिलता है, सब कुछ। समझ आया? तो ऑनलाइन वालों क्लियर हुआ आप लोग को?